नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में जबरदस्त हलचल मची हुई है। हमारे आस पड़ोस के देश लगातार उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं और जो ताजा घटना पिछले हफ्ते में हुई है, उनमें दो ऐसी घटनाएं हैं जिनका सीधा असर हमारे देश पर भी पड़ सकता है। सबसे पहली और बड़ी घटना है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की एक अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। और दूसरी घटना है पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताकतवर होने की। एक संविधान संशोधन के जरिए अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदगी भर वर्दी पहनने के हकदार बन गए हैं और कई तरह की और ताकतें उन्हें हासिल हो गई हैं। इन तमाम परिस्थितियों का भारत पर, हमारे देश पर क्या असर हो सकता है? आने वाले दिनों में ये जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, यहां से लेकर अमेरिका तक हमारे देश के जो रिश्ते हैं, रूस से तेल खरीदी का मामला हो और ताजा ताजा जो फरमान डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाया है और जैसी खबरें आ रही हैं कि अब हम बहुत भारी मात्रा में तेल अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, राजनयिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद पाहवा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अवसर दिया अपने साथ बैठने का। मेरे लिए तो जी यही जी, बहुत बड़े सम्मान की बात है। नहीं, मेरा सौभाग्य है क्योंकि आप तो पूरी दुनिया घूमे हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई देश ऐसा बचा होगा, कुछ देश बचे होंगे जहां आप नहीं गए होंगे। अफ्रीका पाकिस्तान को रह तो गया आपने, सर। जी या तो अफ्रीका भी हो आएंगे। और पाकिस्तान को तो आपने घर में घुसकर देखा है। वो हमारे मोदी जी कहते हैं ना, घर में घुसकर मारेंगे। आपने तो पाकिस्तान को बहुत करीब से घर में घुसकर देखा है। इसलिए आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, अंदाजा लगा रहे होंगे कि ऐन पड़ोस में बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उससे हमारा देश, हमारी आबो हवा अछूती तो नहीं रह सकती। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल सीधा है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा मिलने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली प्रतिक्रिया, उसके बाद इस पर और सवाल करें। जी नहीं, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि हमारे जितने भी विदेश नीति के नीति निर्धारक हैं, उन्होंने उस पर गलती कर दी थी जब इनको अपने यहाँ रहने दिया था। और अगर ये नहीं जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो वो एक तरीके से शुतुरमुर्ग वाली बात थी। देखिए, किसी का भी व्यक्तिगत स्वार्थ हो, व्यक्तिगत लाभ हो, आपका व्यापार हो, निजी व्यापार हो, उसके ऊपर देश को दांव पर लगा देना मेरे हिसाब से कोई समझदारी नहीं होती। हाँ, वो आई थी बच के, उन्हें बचाना चाहिए था, लेकिन एक बीच का रास्ता भी ये निकाल सकते थे। उनको किसी तीसरे देश में भेज देते, अपने किसी मित्र देश में भेज देते, या उनको कहते कि वो लो प्रोफाइल में रहें, चुपचाप रहें। लेकिन क्या है कि वर्तमान में हमारे जो भी सरकार है या जो भी हमारे नेतृत्व है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक हारा हुआ दिवालिया जुआरी होता है। वो अपनी जी जेब का आखिरी सिक्का भी लगा देता है, लेकिन ये भूल जाता है कि पीछे उसका परिवार भी है, उसको परिवार की भी चिंता करनी है। ये बहुत शॉर्ट टाइम डिसीजन लेते हैं और शॉर्ट टाइम ही कदम उठाते हैं, जो बाद में इनको नुकसान देता है। तो मैं ऐसा तो नहीं मानता कि आने वाले समय में शेख हसीना को फांसी पर लगा दिया जाएगा। और जैसा हमारे विदेश मंत्रालय ने कल अपना बयान जारी किया है, तो उससे भी ये जी संकेत मिलते हैं कि वो उनको सेफ पैसेज दिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस को जब से वहां प्लांट किया गया है, देखिए, नाइदर जी ही इज ए पॉलिटिशियन नॉर ही इज ए लीडर, लेकिन जी उनको जिस विश्व व्यक्तियों ने प्लांट किया है, उन्होंने क्या सोच के प्लांट किया है, और उनके प्लांटेशन के बाद या उनके सिलेक्शन के बाद वहां पाकिस्तान की दखल अंदाजी बढ़ती चली जा रही है। ये भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह वहां इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई है, हम सब जानते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उस ट्रिब्यूनल के बारे में भी बता देंगे आप तो अच्छा रहेगा। लेकिन उससे ऐसा नहीं लगता कि
वहां पर जो कट्टरपंथी ताकतें तख्ता पलट के बाद सत्ता पर हावी हो गई हैं, वे अब अपनी मन मर्जी से अदालतों को भी चला रही हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारा देश शेख हसीना को कब तक बचा पाएगा और कैसे बचाएगा? क्या एक ही रास्ता है कि उन्हें कोई सेफ पैसेज दे दिया जाए कि वे उस सुरक्षित गलियारे से निकलकर कहीं और चली जाएं, सऊदी अरब चली जाएं या जहां भी वे जाना चाहें? तो ये मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर साहब। देखिए सर, ऐसा है कि आपको याद होगा शेख हसीना ने एक बार एक बयान दिया था कि एक गोरे ने आकर मुझको बोला कि हमें बीच में एक ईसाई द्वीप और ईसाई राष्ट्र बना देना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने और जो पाकिस्तान के मिर्जा हैं चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने आके सेवन सिस्टर्स के बारे में बात की, चिकन नेक के बारे में बात की। और मणिपुर में पिछले 2 साल 3 साल से हमारे यहाँ अनरेस्ट चल रहा है। नागालैंड में तो 47 से ही चल रहा है। वो ईसाई बहुल क्षेत्र हैं। तो इन चीजों को हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? म्यांमार बांग्लादेश के साथ भी जुड़ा हुआ है, भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो खनिज संपदा के मामले में बहुत रिच है, और उसके ऊपर चीन का भी निगाह है और अमेरिका की भी निगाह है। तो मेरा अंदेशा और मेरा डर यही है कि अगर हमारी सरकार ठीक से कोई निर्णय नहीं लेती या कोई उचित कदम नहीं उठाती, तो वो इस क्षेत्र को महाशक्तियों का ग्रे जोन ना बना दे। और अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए तकलीफदेह होगा, और हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में फिर से एक विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हो सकता है कि और छोटे छोटे नए देश उभर के आए, नए नक्शे बने। तो डॉक्टर साहब, मैं जो सीधा सवाल कर रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार शेख हसीना को कब तक बचा पाएंगे? क्या बहुत लंबे समय तक उन्हें इस तरह देश में रखना मुमकिन है, और उसमें से भी तब जब बांग्लादेश की सरकार प्रत्यर्पण संधि का हवाला दे रही है? डॉक्टर साहब, देखिए सर, आप तो बहुत इतिहासकार हैं और इतिहास मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी परिस्थितियां बनाई गई थी जिससे देशों के और क्या कौमों के टुकड़े हों। उसमें जर्मनी भी बटा, कुर्द भी बटे, पख्तून भी बटे, बंगाल भी बटा और पंजाब भी बटा, जिसको हम बंटवारे का नाम देते हैं, 1947 कहते हैं, कहीं आजादी कहते हैं। तो ये सारे के सारे गेम किसी न किसी एक ऐसी वैश्विक पावर की तरफ से चलाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। हम ये क्यों नहीं मान सकते कि प्रधानमंत्री जी ने शायद उन्हीं के या उसी किसी उलझन में फंसाने के लिए शेख हसीना को अपने यहाँ जगह दी थी। जहां तक बात जन आंदोलनों की जाती है, या ये कहा जाता है कि पब्लिक एकदम अगेंस्ट हो गई और आंदोलन खड़े हो गए, तो मेरा अपना अनुभव है कि एजेंसियों के लिए या जो भी वैश्विक एजेंसियां हैं उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल होता है कि वो कहीं भी कोई भी आंदोलन खड़ा कर दें। एक छोटी सी बात पर हमारे यहाँ एक निर्भया का कांड हुआ था, उसी को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। आज वो लोकपाल और वो सब चीजें कहाँ चली गई? तो शेख हसीना के खिलाफ अगर ये आंदोलन शुरू हुआ था, या जब शेख हसीना रजाकारों के नाम पर 80 और 90 साल के बुजुर्गों को फांसी पर लटका रही थी, और तब अंतरराष्ट्रीय जगत आंखें मूंद कर बैठा हुआ था, तो उसके पीछे उनकी कोई ऐसी साजिश रही होगी कि वो इस क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाएं, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स यहाँ से ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है और आने वाली सदी एशिया की है, इसको सब जानते हैं। जो यूरोप में आज आर्थिक स्थिति है। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश के मामले में तो तख्ता पलट के बाद इस तरह की खबरें आई ना कि अमेरिका और सीआईए इन सबका हाथ है वहां के जैन जी के आंदोलन में। तो क्या इस तरह की कोई प्रवृत्ति भारत में भी हो सकती है? कोई इस तरह का डीप स्टेट भारत में भी ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए और सोचनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जैसे आंदोलन बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसके अलावा एक सबसे गंभीर बात जिसकी तरफ शायद ध्यान जाता है या नहीं जाता है, जो पंजाब है और पंजाब की जो सिख कम्युनिटी है, उसको विदेशी ताकतें जिस तरीके से सहायता और समर्थन दे रही हैं, और बार बार वो रेफरेंडम करा रहे हैं विदेशों में, और अपने जल से जुलूस निकाल रहे हैं, अपने झंडे फहरा रहे हैं। हमारी सरकार अगर उसकी तरफ से आंखें मूंदती है या घटिया तरीके की राजनीति करने की कोशिश करती है, तो वो तकलीफ दे होगा। कुछ कौमें ऐसी होती हैं जिनको जितना दबाया जाए वो उतनी उभरती हैं,
और यहाँ आके अहंकार तकलीफ देता है। यही गलती शेख हसीना ने की, उसने अपने अहंकार में आके जब 90% के स्ट्राइक रेट से वो जीत गई, जिसमें विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया या लिया भी तो ना के बराबर था, तो उसको वो अहंकार हो गया कि चुनाव आयोग भी मेरे अंडर में आ गया है, अदालतें भी मेरे अंडर में है और जजेस भी मेरे कहने पर चल रहे हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए फिर ये स्थिति तो आनी ही थी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, अब वहां और तो चाहे वो चुनाव आयुक्तों को श्रीलंका। भी सजा दी जा रही है। चुनाव आयुक्त भी कानून के फंदे में है तो वहां। तो ये तो सर सभी होंगे, जजों से इस्तीफा ले लिया गया और इस मामले में जजों कम से से कम पाकिस्तान में जजों ने अच्छा किया, वो चुपचाप बैठ गए या साइड हो गए। काजी फाइज ईसा जो है, जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो चुपचाप निकल गए। लेकिन ऐसा भारत में हो या होगा, इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, पर बांग्लादेश में विखंडन की प्रक्रिया होगी, इसके बारे में मुझे कम से कम यकीन तो है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भारत में न होगा, न होना चाहिए। भारत में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन होते रहे हैं। आज भी लोकतंत्र कायम है। उस तरह से अगर जनता को कोई बदलाव करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, उस तरह की घटनाएं, नेपाल, वैसा भारत में कभी न हो, हमारी आपकी यही कामना है। आप बिल्कुल ठीक मोड़ पर पाकिस्तान की तरफ ले आए। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सर ये कहना चाह रहा था कि कामना तो हमारी भी ऐसी है, लेकिन जिस तरीके से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान आ रहे हैं, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री को और हमारी सेना का राजनीतिकरण हो रहा है पिछले 10 साल से, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो एक अच्छी बात नहीं है, वो तकलीफ दे हो सकती है। तो हम भी नहीं चाहते कि भारत कभी हिंदू पाकिस्तान बने। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें अदालतों को भी जोड़ लेते हैं। हमारी अदालतें जिस तरह से काम कर रही हैं, वो भी धीरे-धीरे लोगों का भरोसा खो रही हैं। तो आने वाले दिनों में जनता और यहाँ का जो जेन जी है, युवा पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ों को देख रहा है। मैं पाकिस्तान की तरफ ले जाना चाहता था और संयोग से आप खुद इस पूरी चर्चा को उधर ले चले। हमने अपने इंट्रो में शुरू में आपसे कहा भी था, दर्शकों को संबोधित किया था कि हमारे आसपास पिछले 1 हफ्ते में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनमें पहली बार हम बात कर चुके, शेख हसीना को फांसी की। दूसरा है पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताकतवर होने। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि पाकिस्तान में पिछले दिनों एक संविधान संशोधन हुआ। उसे 27वां संविधान संशोधन कहा जा रहा है। इसके जरिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आजीवन पद पर वर्दी पहनकर रहने का हक मिल गया है। इसके अलावा उन्हें हटाया नहीं जा सकता, महाभियोग चलाना पड़ता। यानी किसी सेनाध्यक्ष को हटाने के लिए अब कोई कार्यकाल नहीं, वो अंतिम सांस तक फील्ड मार्शल रहेंगे। तीनों सेनाओं के मुखिया उन्हें रिपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान के इतिहास में अयूब खान के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं, अयूब खान के बाद ये पहले जनरल हैं जो 5 स्टार जनरल हैं, 5 सितारा। और आज की तारीख में वे इतने ताकतवर हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों ने इस संविधान संशोधन से नाराज होकर इस्तीफे दे, क्योंकि आसिम मुनीर सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए एक तरह। इसको किस नजर से देख रहे हैं? सर, डिप्लोमेसी में एक कहा जाता है कि जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। और कोई किसी का दोस्त या दुश्मन है ना, होता है और ना रहता है। सब अपने अपने हितों के और अपने लाभ के हिसाब से काम करते हैं। अगर आसिफ मुनीर को यहाँ तक पहुंचाया है तो उसके पीछे भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है। हमें उसको नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? अगर हम ऑपरेशन सिंदूर नहीं करते तो वो फील्ड मार्शल भी नहीं बनते। और ये आप 100% मान लें कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न पावर्स की एक कॉलोनी है। लेकिन वो लोग इतने धूर्त हैं अपने स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन की वजह से। वो आप मान लें कि दूरी है यहाँ की, एशिया की, सभी रास्ते वहीं से होकर निकलते हैं, और वो उस धूर्तता में चीन और अमेरिका दोनों से लाभ उठाता है। तो एक शक ये भी तो हो सकता है कि कहीं पर्दे के पीछे चीन और अमेरिका ने ही आपस में कोई समझौते कर लिए हो, या वो किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर एग्री हो गए हो कि हम इन चीजों को चलाएंगे और ऐसा ही करेंगे। तो अगर अयूब खान और अयूब खान के बाद
हाफिज सैयद हाफिज मुनीर साहब आए हैं, फील्ड मार्शल बने हैं, चीफ बन गए हैं, डिफैक्टो तानाशाह बन गए हैं, तो आप मान के चलेंगे कि पाकिस्तान भी कोई बहुत सुरक्षित और अखंड रहने वाला नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चीन और अमेरिका उसको बांट लें कि ठीक है बलोचिस्तान तुम ले लो, वहां से तुम्हारा रास्ता निकलता है, और पख्तूनख्वा में एक हमारा जो है एयरफील्ड बनने दो, जिससे हम रूस के ऊपर अपनी निगाह रखेंगे। क्योंकि ये जितनी भी बड़ी महाशक्तियां हैं ये अगले 50 साल की प्लानिंग करके चलती हैं, हमारी तरह नहीं है कि हम अपने 50 महीने के लाभ के लिए काम करते हैं। बस ये इतना सा अंतर है। तो पाकिस्तान भी किसी अच्छे रास्ते पर नहीं जा रहा है, और वहां अगर 17 सीटें जीतने के बाद वहां पर सरकार बना दी गई है, एक ऐसी सरकार जो चुनाव हार चुकी थी, और अगर आप आसिम मुनीर को उन लोगों ने सभी प्रकार के कानूनी पचड़ों से पैसे दे दिया है, तो हमारे यहाँ भी तो इलेक्शन कमिश्नर को के ऊपर कोई किसी तरीके का केस नहीं कर नहीं हो सकते। सकता। तो धीरे धीरे हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं, और मोहन भागवत जी का तो कहना है कि डीएनए एक ही है। बिल्कुल ठीक बात है, डीएनए एक ही है, लेकिन खुदा ना करे हम पाकिस्तान की राह पर चलें। डॉक्टर साहब, आपने अमेरिका की तरफ इशारा किया, ऑपरेशन सिंदूर का भी आपने हवाला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान और हमारी जो स्थिति है उसमें किस तरह का अंतर पा रहे? इसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बाकायदा हलाला लंच खिलाया जाता है, उसका राष्ट्रपति खुद अपने साथ बैठकर बातचीत करते हैं उससे, उसके साथ। और हमारी तरफ से अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री को भी उस तरह से बात करने का अवसर अभी मिला। तो इसको किस तरह की डिप्लोमेटिक चूक मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, डिप्लोमेसी में हम कितना पिछड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने कम देश हमारे साथ खड़े थे, और डोनाल्ड ट्रंप आज भी लगातार एक ही राग अलाप रहे हैं। अभी उन्होंने कल फिर कह दिया, अब तो गिनती भूल गए हम और आप कि कितनी बार कह चुके हैं सीज फायर हमने कराया, ट्रेड के लिए सीज फायर कराया, शायद 62वीं बार कहा है, हो सकता है ये संख्या इससे भी ज्यादा हो। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने अब खुलकर पाकिस्तान पर हाथ रख दिया है, और उसमें भी चुने हुए प्रधानमंत्री के बजाय एक फौजी वर्दी वाले आसिम मुनीर को अपना मोहरा बना रहा है? सर, पाकिस्तान से भारत की तुलना करना ही बेकार है। वो तो एक तरीके से पेंटागन का समझे कि एक ब्रांच है, तो उनको उनके रहमो करम पे रहने दें, उनको वहीं चलने दें। हम अगर अपनी तरफ जो 4 उंगलियां उठी हुई हैं, अगर हम अपनी तरफ देखें तो शायद हम गलतियां सुधार लें, और भारत के लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो। क्योंकि देश की सरहद की क्या कीमत होती है ये हमसे बेहतर कौन जानता होगा। जहाँ एक कदम अगर पीछे रह जाते तो आज आपके सामने ना होते, और छलांग लगा के अगर एक कदम इधर आ गए तो आज आपके सामने कैमरे में बैठे हुए हैं। हमारे 10 साल के पिछले कार्यकाल ने भारत की वो सब साख और वो सब स्थिति को खत्म कर दिया है जो विदेशों में ये जाना जाता था कि भारतीय बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, और जाति और नस्ल के ऊपर इनमें कोई भेदभाव नहीं करते बाहर जाकर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जितना डिपोर्ट भारतीयों को किया जा रहा है और जिस अपमान के साथ किया जा रहा है, उसको नजरअंदाज करना हमारे अपने ऊपर गलती होगी। हमने पिछले 11 साल में और कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन ये जरूर कमाया है कि भारतीय फ्रॉड होते हैं, बड़ी क्रूर कौम है, और भारतीयों से मेरा मतलब एक खास समुदाय और धर्म के लोगों से है, जिसमें मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं। तो उस स्थिति को लेकर और दूसरे देश में हमारी दखल अंदाजी को लेकर, चाहे वो कनाडा हो, वहां पर भी ट्रांसनेशन रिप्रेशन की बात चल रही है, अमेरिका हो, वहां तो अडानी जी के ऊपर केस ही चल रहा है, उसके अलावा विकास यादव और एक निज पन्नू के केस को लेकर अदालत में फैसले चल रहे हैं। तो इसने भारत की स्थिति बिगाड़ी है, और वेस्टर्न कंट्रीज के जो थिंक टैंक्स हैं, गोरे हैं जो, वो लोग कहीं ना कहीं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ये विचारधारा दे रहे हैं कि भारत आने वाले समय में विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि जहां 140 करोड़ लोग और उसमें से 80 करोड़ लोग एक खास विचारधारा से प्रभावित होते हो, या 5 किलो अनाज लेकर
जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो, तो अगर उसमें 1% भी हथियार उठा लेंगे तो विश्व शांति अपने आप खतरे में आ जाएगी। तो भारत को एक भविष्य के खतरे की तरफ से देखा जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें तुरंत अपनी डिप्लोमेसी में और अपने हिसाब के अपने विचारधारा में और जो हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जो हमारी सॉफ्ट इमेज है, हमें उसको बढ़ाना होगा। अगर हम नेहरू जी वाली विदेश नीति को लेकर आगे आज नहीं चलते हैं तो आप यकीन मानिए कि हमारे और आपके जीवन काल में ही हम पछता रहे होंगे। जी, बहुत गंभीर आपने संकेत किया है डॉक्टर साहब। एक आखिरी सवाल चलते थे। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का एक पुराना बयान एक बार फिर से सतह पर आ गया है। यद्यपि वो बयान 2014 का है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एक समिट थी, उसमें उन्होंने कहा था, तब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। अप्रैल में, मई में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वे कह रहे हैं कि आईएसआई भारत में सबसे ज्यादा बहुसंख्यकों को, नाम लेकर वे तो कह रहे हैं, हिंदुओं को भर्ती करता है। यानी जासूसी करने के लिए, पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में जितने लोग हिंदू हैं उससे बहुत कम संख्या मुसलमानों। ये टाइमिंग क्या कहती है? 10 साल पुराना बयान इस वक्त कैसे वायरल हो गया? और आप कल्पना करके बताइए कि आज आज अगर उन्होंने ये बयान दिया होता कि पाकिस्तान के लिए, आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 80% लोग हिंदू होते हैं, पिछले आजादी के बाद से अब तक के आंकड़ों के आधार पर वे कह रहे हैं, तो कैसा बवाल मचा हो। जी नहीं सर, ये तो एजेंसियों का सही तरीका है। अगर आईएसआई ने किया तो वो अपनी जगह ठीक है। अगर हमारी तरफ से ऐसे लोग जाते हैं जो वहां के समाज में घुल मिल जाएं, तो हम लोग, हमारे यहाँ की एजेंसियां ठीक करती हैं। हमने कुलभूषण यादव को भेज के गलती कर ली और उसको हम भुगत रहे हैं आज तक, क्योंकि वो चेहरे मोहरे से भी मराठी था, उसकी टोन भी मराठी थी। इससे पहले भी एक रविंदर सिंह थे, वो भी बेचारे इस चक्कर में फंस गए। जबकि पंजाबी जो जाते हैं यहाँ से, वो फिर भी कहीं ना कहीं घुल मिल जाते हैं। खैर वो अपनी जगह एक अलग बात है। लेकिन वो जो भी बयान दिया डोभाल साहब ने, अपनी जगह सही दिया। उनको उस बयान से मुकरना नहीं चाहिए था। उसके कुतर्क दिए जा सकते थे कि हिंदू आबादी ज्यादा है तो हिंदुओं में से मिलते हैं, या हिंदू गरीब है, जो भी बहाने बना सकते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये डीप फेक है और बनाई हुई डीप फेक नहीं है, वीडियो वो है, तो साबित हो गया डीप फेक नहीं है, साबित हो गया। हाँ, उसके जवाब में उनका पूरा 1 घंटे का भाषण चला दिया गया। तो बिल्कुल आप मान डीप के फेक नहीं। चलें कि विश्व शक्तियां, विश्व पावर्स आज भी अपने एजेंडे पर कायम है। और जो उन्होंने कहकर मोदी जी को प्लांट किया था, लगाया था, चुना या समर्थन दिया था, हाँ ये शब्द ज्यादा ठीक होगा कि मोदी जी को समर्थन दिया था, अगर मोदी जी उनकी बात पूरी नहीं करते तो तकलीफ में आते हैं। ये उस तरीके का दबाव डाला जा रहा है। और अगर वो उनसे किए गए अपने वायदे निभाते हैं तो देश तकलीफ में आता है। हम दो कश्तियों में हैं और दोनों कश्तियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। ये बात शायद आपको 3-4 साल पहले ही इशारा मैंने कही थी एक व्यक्तिगत बातचीत में। आज वो हमारे सामने आ रहा है। अब ये ईश्वर बेहतर जानता है, या कुरान में कहते हैं अल्लाह खैरुल माकरीन, कि अल्लाह सबसे बड़ा योजनाकार है। ईश्वर से अच्छी प्लानिंग तो कोई भी नहीं करता। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि हमारी पजामी फटती है दो नाव की उसमें, या हम बच के अपनी नैया पार करके ले जाते हैं। बहुत गंभीर आपने संकेत छोड़े हैं डॉक्टर साहब। तो आज हमने डॉक्टर प्रमोद पावा जी से बात की हमारे आसपास के हालात पर, हमारे हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी का ऐलान, और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बेहद ताकतवर होने का फैसला। इनके आगे चलकर भारत पर क्या प्रभाव होंगे, क्या असर होगा, ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन डॉक्टर पाहवा का मानना यह है कि भारत को अपनी विदेश नीति को नेहरू के रास्ते पर लेकर जाना चाहिए, और आसपास जो कुछ हो रहा है उसको लेकर सतर्क रहना चाहिए। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आसपास की घटनाओं पर कैसे रिएक्ट करती है, कैसे उससे टैकल करती है उसे, और आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीतियां बनाई जाए। धन्यवाद डॉक्टर पावा, आपने पब्लिक थैंक यू मीडिया पर सर। हमारे साथ चर्चा की। उम्मीद है थैंक यू हमारे सर। दर्शकों को भी आज कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे।
अगली बार फिर किसी और मुद्दे पर आपको बातचीत के लिए फिर से न्योता देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।